हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका स्वागत करता हूं यहाँ पे सीएसके सीएम क्लासेज में। ठीक है। और आज है 13 जुलाई 2023। तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डालता हूँ, वो भी मैप के साथ। ओके। जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन है यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। आइए आज का क्लास और देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पे रहा आपके स्क्रीन पे। हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया, ये आपको बताना है। ठीक है। तो एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष अभी हाल ही में शेख तलाल जी को चुना गया है और ये है कुवैत के। ठीक है। तो इनको इसका अध्यक्ष चुना गया। और कुवैत की बात आई तो मैं कुवैत की लोकेशन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरा विश्व का मैप है और यहाँ पे दिखेगा सुंदर भारत। और इधर आप जाएंगे तो ये पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ के साइड में ही कुवैत दिखाई देगा। ठीक है। जूम कर लीजिए। ये देखिए, ये कुवैत है। इसके नॉर्थ में आपको इराक दिखाई देगा और इसके साउथ में सऊदी अरेबिया दिखाई देगा और ये है पर्शियन गल्फ। ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे। तो आइए मैं जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है उसकी स्थापना की बात करें तो ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और जब स्थापना हुई थी तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी उस समय स्थापना। ठीक है। लेकिन इस समय इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो कुवैत में मिलेगा। कुवैत सिटी में देखने को मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। और प्रेसिडेंट अभी फिलहाल में तलाल फहाद अल अहमद जी हैं, जिनका नाम है तलाल। ठीक है। ये हैं शेख तलाल जी, जो अभी इसके प्रेजेंट अध्यक्ष बने हैं। ओके। तो आगे चलें तो इससे संबंधित कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसके अभी प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं। अजय बंगा जो है वो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं इस समय। और एदोनम गैब्रियोस जो हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो इस प्रश्न से इतना आपको पता चला। आगे चलते हैं। चौबटिया उत्तराखंड में एक्स एक्वेरिन। ठीक है। एक्वेरिन का मतलब होता है मित्र या दोस्त। तो इसके अभ्यास का 12वां संस्करण अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका आयोजन तो उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है, लेकिन भारत ने किसके साथ ये एक्सरसाइज किया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है मालदीव। मालदीव के साथ भारत ये एक्सरसाइज करता है। और ये है अपना सुंदर भारत। इसके साउथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको मालदीव। ठीक है। मालदीव की राजधानी है माले और इसके साथ ये एक्सरसाइज भारत करता है। ठीक है। और ये हिंद महासागर में स्थित है मालदीव। ठीक है। एक आइलैंड कंट्री, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो चौबटिया उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की लोकेशन में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे दिखेगा आपको उत्तराखंड। ठीक है। इसकी बाउंड्री इधर पे चीन से लगती हुई है और इधर से नेपाल से लगती है। ठीक है। अभी हाल ही में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश हो रही है, जहाँ पे उसके कारण वहाँ पे बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ठीक है। तो अभी मैं ये अपने सुंदर भारत के आसपास के पड़ोसी जो देश उसके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश। ठीक है। इधर देखने को मिलेगा नेपाल, इधर भूटान और इधर चीन और अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर श्रीलंका। ठीक है। ये इसके पड़ोसी देश हैं भारत के। ओके। तो आगे चलें तो इससे मालदीव से संबंधित कुछ और बातें यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत ने 40 मिलियन, ठीक है, अमेरिकी डॉलर दिया है वहाँ पे स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भारत ने दिया है मालदीव को। ठीक है। अगर हम बात करें तो अभी एक पेट्रोलिंग वेसल है। ठीक है। जो निरीक्षण करते रहते हैं घूम घूम के कि यहाँ पे कोई आतंकवादी गतिविधि तो नहीं हो रही समुद्र में। तो ऐसे पेट्रोलिंग वेसल को भी भारत ने अभी मालदीव को दिया है। और भारत ने सी एम्बुलेंस भी मालदीव को अभी हाल ही में दिया है। ठीक है। फोर्थ डिफेंस जो कॉपरेशन डायलॉग है वो भी भारत और मालदीव के बीच अभी हाल ही में देखने को मिला है। और जो एकाथा करके हार्बर है, पोर्ट है जो वहाँ पे मालदीव में, उसको भी डेवलप भारत कर रहा है। ठीक है। और भारत के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जो मालदीव के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो दोनों लोग मिल के एक डायलॉग कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। दोनों लोग मिल के एक MOU पे हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ माले की राजधानी क्या है, मालदीव की राजधानी है माले। और यहाँ इसके जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह नाम है उनका। ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही जवाब है, आप यहाँ पे देख लीजिए। प्रश्न क्या था। उस चौबटिया उत्तराखंड में एक्स एक्वेरियन अभ्यास का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया, तो मालदीव के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहा लिटरेसी हाउस जो एक संग्रहालय के साथ एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा, कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये लिटरेसी हाउस है। लिटरेसी हाउस क्या है, इसमें जो लिटरेसी यानी साक्षरता से जैसे कि साक्षरता का जो इतिहास है उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है। कैसे कैसे साक्षरता का विकास हुआ, कैसे कैसे लोग शिक्षित होते चले गए, कितनी साक्षरता पहले थी। तो इन सब का इतिहास उस संग्रहालय हाउस में दिखाया जाएगा। ठीक है। और वो एक पर्यटन स्थल भी उसको बनाया जाएगा ताकि लोग यहाँ पे आएँ, देखें और सीखें। ठीक है। तो ये लखनऊ में, ये लखनऊ का है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। तो ये देखिए, ये मैप में आपको उत्तर प्रदेश दिखेगा और यहाँ दिखेगा लखनऊ। ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ ये उत्तर प्रदेश को, तो यहाँ पे दिखेगा आपको ये है लखनऊ। ठीक है। तो आइए इससे संबंधित कुछ और बातें यहाँ पे कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश
अगर न्यूज़ में है तो इससे संबंधित बहुत ही सारे करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो ये ललितपुर वाला इलाका है, ललितपुर जो है फर्स्ट फार्मा पार्क बना है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो है वाराणसी में किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ही स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया, जो बच्चों के लिए चलाया गया था। वहाँ के अभी 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया, जिसमें से अमरोहा का ढोलक है, कालपी हैंडमेड पेपर है, बागपत होम फर्निशिंग है, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट है, महोबा का गौरा पत्थर है, एक मैनपुरी का तारकासी है, और संभल का हॉर्न क्राफ्ट है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस फैक्ट्री लगाई जाएगी, जो भारत के 4 राज्यों में लगाई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश भी 4 राज्यों में से एक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अभी क्या किया है, स्पोर्ट पॉलिसी 2023 को अप्रूव किया है उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड जो प्लांट है वो फूलपुर में यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सुहेलवा जो सेंचुरी है, यहाँ पे अभी हाल ही में टाइगर के कुछ फोटोग्राफिक साइन देखने को मिले हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पे टाइगर्स हैं, ये पता चला है, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जो ब्रीडिंग सेंटर, वल्चर ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है, यानी कि गिद्ध का जो संरक्षण केंद्र है, प्रजनन केंद्र है, वो बनाया जा रहा है महाराजगंज में, ठीक है। तो और देखें तो समर्थ पहल अभी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था, और जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके एक ट्रेनिंग सेंटर को खोला जा रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था वो भी लखनऊ में हुआ था, ओके। अब एक जस्टिस रिपोर्ट आया था, ठीक है, इंडिया का जस्टिस रिपोर्ट आया था, जिसके तहत जो कर्नाटका है वो टॉप में है, ठीक है। और सबसे लास्ट पायदान पे बड़े राज्यों में 18वें स्थान पे उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिली। और इसका क्वेश्चन क्या था आपका, हाल ही में चर्चा में रहा लिटरेसी हाउस, जो एक संग्रहालय के साथ एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, वो लखनऊ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में गोल्डमैन सच द्वारा, ठीक है, द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, ये देखिए, ये जो थिंक टैंक है ना, ये यूएस बेस्ड है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। तो इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया और कहा कि भारत क्या है 2075 तक सबसे बड़ी, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो इसका आंसर है 275 तक। पूछ रहा है कब तक, तो 2075 जब सन आएगा, ठीक है, ईयर आएगा, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते भारत विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी में सेकेंड स्थान पे आ जाएगा, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये एक प्रिडिक्शन है। अभी तो फिलहाल 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व का भारत, और कहा जा रहा है कि 2030 तक, ठीक है, कहा जा रहा है कि 2027 से लेकर 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और 2075 तक, ठीक है, 2075 तक भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, अमेरिका को पीछे छोड़ के। ये 2075 वाला प्रिडिक्शन है। सबसे ऊपर होगा चीन, उसके बाद दूसरे नंबर पर होगा इंडिया, और तीसरे नंबर पे होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये आप प्रिडिक्शन थोड़ा याद रखेंगे, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सके, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पीछे छोड़ के भारत जाएगा दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो आगे चलें, अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है। तो इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। दूसरे नंबर पर आता है रूस, और तीसरे नंबर पर आता है चीन, और इस फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर आता है, ठीक है। ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है ना, आंकड़ा जारी किया जाता है, इससे ये बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा मिलिट्री ताकत किसके पास है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हथियार किसके पास है, सेना किसके पास है, ठीक है, कौन सेना सबसे ज़्यादा मजबूत है, ये बताता है ये फायर पावर इंडेक्स, ठीक है, जिसमें भारत की रैंक चौथा है, और पहले नंबर पे आपको अमेरिका देखने को मिलेगा। अमेरिका की बात आ गई तो यहाँ पे देख लीजिए, अमेरिका के नॉर्थ में कनाडा मिलेगा, और इसके साउथ में मैक्सिको मिलेगा। और यहाँ पे आपको पता है कि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। कनाडा, यूएसए और मैक्सिको तीनों मिलकर होस्ट करेंगे। अभी हाल ही में कनाडा की साइड में आग लगी थी, जिससे यहाँ पे धुआं उड़ के यहाँ पे आ रहा था अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में, जिससे कि न्यूयॉर्क सिटी सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन गई थी विश्व की, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी आपको देखने को मिलेगा वाशिंगटन डीसी में, और यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जी, आप इसको ध्यान रखेंगे। और इधर आपको अटलांटिक महासागर दिखेगा, इधर पैसिफिक महासागर दिखेगा, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं कुछ और प्रश्न यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कोप इंडिया एक्सरसाइज अगर आपसे पूछे तो ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, कोप इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है। अभी हाल ही में जो एसी चरणियाँ हैं, इनको नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है, और ये इंडियन अमेरिकन है, मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी
साइंटिस्ट हैं जिनको नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो डेल और इंटेल, ये डेल और इंटेल जो है दोनों यूएस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, दोनों अमेरिका की कंपनी है। ये भारत के किस राज्य में एआई स्किल्स लैब स्थापित करेंगे? एआई की स्किल्स क्या होता है? यानी कि आर्टिफिशियल संबंधित जो भी स्किल हैं, गुण हैं, वो ये लोग सिखाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय बहुत ही हावी हो रहा है। आने वाले समय में आपको इससे संबंधित अगर जानकारी नहीं रहेगी तो आपको सर्वाइव करने में दिक्कत हो जाएगी, आपको नौकरी तक नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है। तो इसके बारे में लैब खोला जाएगा, वहाँ पे लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे इसके बारे में जागरूकता लोगों के पास लाई जाए और इससे संबंधित स्किल लोगों को दिया जाए। तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है लैब। ठीक है, आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो इसके जो जनक हैं या फादर के रूप में जाना जाता है वो हैं जॉन मैकार्थी जी। इनका नाम सुना होगा आपने, जॉन मैकार्थी। इससे इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर के रूप में जाना जाता है, जॉन मैकार्थी को। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? अभी आपको मैं बता दूंगा, एक लाइन में आप समझ में जाएंगे। जैसे कि आपको अभी आप हमेशा यूट्यूब चलाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आप जो भी शॉर्ट्स देखेंगे या इंस्टाग्राम पे जो भी शॉर्ट्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, या फिर जो भी आप सर्च करते हैं तो उसी से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलने लगती हैं। ठीक है, आज ये शॉर्ट्स आपने मान लीजिए 9:30 पे किया या 12 बजे दोपहर में किया, तो उसी टाइम आप अगर देखेंगे मोबाइल उठा के तो उस समय आपके स्क्रॉलिंग सिस्टम में, मतलब जहाँ पे आप स्क्रॉल करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, वहाँ पे देखेंगे तो वो चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि ये आपने ये देखा है कि फलाने का गाना ये आया है, तो ये आया, तो उससे संबंधित गाने आपको वहाँ पे देखने मिलते हैं। ये कैसे होता है? आपका जो इंटरेस्ट है, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो आपको इकट्ठा कर लेता है, उसके तहत आपको फिर से वो इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आपने हाल ही में सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो चैट बॉट अभी आए थे, चैट जीपीटी आया था, जो आपको कोई भी टॉपिक आप डाल देते उससे संबंधित वो लिखने लगता है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा चीज़ है जो एक तरह से ह्यूमन बीइंग ही है, समझ लीजिए। वो बस मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, लेकिन वो सोचने समझने की क्षमता मानव जितना रखता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मानव के ऊपर नहीं है। लेकिन आने वाले समय में इसे एक तरह से थ्रेट कहा जा रहा है। देखिए, एक तरह से थ्रेट भी इसे कहा जा रहा है आने वाले समय में। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे चलें। तो तेलंगाना की बात आई तो तेलंगाना की लोकेशन मैं दिखा देता हूँ आपको। ये अपना सुंदर भारत, तो यहाँ पे दिखेगा आपको तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। अभी हाल ही में तेलंगाना में 1000 पुराना जैन स्कल्पचर खोजा गया है। ठीक है, उस बात को ध्यान रखेंगे। और भारत का जो पहला इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी सेंटर है वो भी तेलंगाना में बनाया जा रहा है। ठीक है, और भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी तेलंगाना में बनाई जा रही है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो अभी हाल ही में यूएनडीपी के अध्ययन के अनुसार 15 वर्षों में कितने मिलियन भारतीय बहुआयामी गरीबी, यानी कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। ठीक है, 15 वर्षों में। तो यूएनडीपी ने अभी ये अध्ययन किया है, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये अध्ययन किया गया है और बताया गया कि 15 वर्षों में लगभग 415 मिलियन, ठीक है, 415 मिलियन जो भारतीय हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है? जिसमें आपको हेल्थ को भी काउंट किया जाता है, आपके एजुकेशन को भी काउंट किया जाता है, आपको जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि जीवन की जो प्रत्याशा है, उसको भी काउंट किया जाता है। ये होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, तो इसमें से इन तीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है भारत ने, ये बताता है यूएनडीपी। ठीक है, जिससे 415 मिलियन जो गरीब हैं वो लोग बाहर आ चुके हैं गरीबी से, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की जाए तो ये एक यूएन बेस्ड एजेंसी है और ये क्या करता है? पॉवर्टी संबंधित इंडेक्सेशन निकालता है और उससे गरीबी से बाहर निकलने के लिए एक सलाह देता है, एक रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो ये सब करंट अफेयर था आज का। फ़िलहाल आज थोड़ा सा देरी हो रही थी तो मैं जल्दी इसको बताने की कोशिश किया हूँ। फ़िलहाल अब मिलते हैं कल के करंट अफेयर वीडियो में। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।